आज हम बात करेंगे उस पीढ़ी की, उन बच्चों की जो सुविधाओं से घिरे तो हुए हैं पर भावनात्मक रूप से अकेले होते जा रहे हैं। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी बच्चों से जुड़े हुए मेंटल हेल्थ पर, तनाव पर, एंजाइटी पर, उनकी पढ़ाई पर। इस पॉडकास्ट में बात करेंगे हम कि कैसे माता-पिता बच्चों की ओवरऑल अपब्रिंगिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही उनसे जुड़े हुए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पर भी। हमारे साथ के मीडिया नेटवर्क न्यूज़ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अल्पा मंदावत, डायरेक्टर कलरव स्पेशल स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर के मीडिया नेटवर्क न्यूज़ स्टूडियो में। नमस्ते बीना जी। मैम, पिछले पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे चीज़ों पर हमने बात की थी, बच्चों से जुड़े हुए एंजाइटी पर, तनाव पर, अकेलेपन पर, उनकी एजुकेशन को लेकर हमने बात की थी। आज हम और बहुत अच्छा टॉपिक हम लेने जा रहे हैं कि माता-पिता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बोलते हैं कि वो पहला टीचर होता है बच्चों का। तो मुझे बताइए कि माता-पिता कैसे बच्चों की ओवरऑल अपब्रिंगिंग पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही बच्चों में जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो भी हम आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो उनके पीछे की जड़ क्या है? मतलब वो करंट सिनेरियो है या फिर उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी उससे कुछ जुड़ा हुआ है? देखिए बीना जी, प्रीवियस टॉक में हमने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा होम होता है दैट इज आवर फर्स्ट स्कूल एंड पेरेंट्स आर आवर फर्स्ट टीचर्स, राइट। और उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त की थी कि ये जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको जो तनाव या स्ट्रेस या एंजाइटी या फियर ये जो सब होता है, वो उसकी जो वजह है तो वो एजुकेशनल एंड एकेडमिक प्रेशर की वजह से होता है। तो बहुत बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की थी, बट दैट इज नॉट ऑल। ये इतना ही नहीं होता है, बहुत कुछ और भी है मेंटल हेल्थ के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो आज हम थोड़ा उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने के कारण में, जैसे आपने बताया कि क्या करंट सिनारियो है, मतलब प्रेजेंट कोई ऐसी सिचुएशन की वजह से होता है, या तो फिर उसमें चाइल्डहुड कोई ऐसे वहां से वो शुरू होता है, राइट। तो इसके दो पहलू है। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ तो जब किसी की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो एक तो ये भी हो सकता है कि इंस्टेंटली कोई ऐसी शॉकिंग इवेंट होती है जीवन में, है ना, उनके जीवन में बनती है। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ, कोई नियर वन की डेथ हो जाना, या तो आजकल आप देखते हो समाज में जब बच्चे स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो बुली होता है, रैगिंग होता है, रेप केसेस होते हैं, तो उनकी वजह से भी उनकी, अगर जिनके साथ ये होता है, उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है और एंजाइटी अटैक या सिवियर डिप्रेशन में वो लोग चले जाते हैं। या तो फिर ये भी होता है कि कोई बड़ी एग्जाम के लिए उन्होंने प्रिपरेशन किया होता है और फिर फेलियर हो जाता है ना, तभी भी वो तुरंत एंजाइटी अटैक आ सकता है। और ऐसे भी होता है कि कोई एक्सीडेंटल इंजरी होती है, और कभी होता है कि कोई एक आध लिम्ब आपको अफेक्ट, मतलब कट करवाना पड़ जाए, या तो कोई ऐसी बीमारी का डिटेक्शन होता है तो उनको डॉक्टर बताते भाई आपको तो कैंसर है। तो फिर ये सुन के भी वो लोग तनाव में तो जा सकते हैं, बट एंजाइटी अटैक आता है और सिवियर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। कोई जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, आजकल लड़के लड़कियों को भी आप देखते हो, या तो पति पत्नी या कोई भी रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मैं अफेयर्स की बात करती हूँ, पर ऐसे कोई रिलेशनशिप की जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं और फिर अचानक अगर ब्रेकअप हो जाता है, तो वो भी एक कारण बनता है, कॉज बनता है इंस्टेंट मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने का। तो ये प्रेजेंट में ये चीजें हो रही है। बट एक दूसरा जो उसका रीजन है या पहलू है, अगर मैं बोलूं, तो वो ये होता है कि हमारा जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, तो हमारी जो जिसको हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं, कोर बिलीफ, है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर सेल्फ,
मतलब मेरे जी। बारे में क्या मान्यता है, मेरे खुद के बारे में, जी। अदर पर्सन के बारे में क्या मैं सोचता हूँ, या ये दुनिया के बारे में सबकी एक सोच होती है, सबकी अपनी डिफरेंट जी। परसेप्शन होता है। तो ये जो कोर बिलीफ जिसको हम मान्यता कहते हैं, वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के कारण बनती है कि जब हम छोटे होते हैं, वहां से चाइल्डहुड से लेके जब एडल्टहुड तक की जो हमारी जर्नी होती है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हमारे जीवन में होते हैं, जिनके कारण हमारा एक थिंकिंग पैटर्न बन जाता है। तो वो जो थिंकिंग पैटर्न है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो दोनों तरह की थिंकिंग पैटर्न बनती है। पर जब हमारे साथ जो ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारी जो एक गलत मान्यताएं बन जाती है ना, जिसको हम ये कह सकते हैं नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न बन जाती है, जिसको हम ये भी बोलते हैं इरेशनल होती है, एग्जाजरेट कोई चीजों को बताना, बायस्ड नेगेटिव पैटर्न, जिसको हम एरर थिंकिंग बोलते हैं, और उसको साइकोलॉजी में बोला जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव मतलब बौद्धिक जो हमारी क्षमता होती है, उसमें ये एक नेगेटिविटी आ जाती है। जी। तो फिर बच्चों में ये तो उनका बोलते हैं ना, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड का जो एक सफर होता है, उसमें जो जो एक्सपीरियंसेस की वजह से एक डेटा बन जाता है, जो हमारे अंदर ही होता है, हमारे माइंड में। अब जरूरी नहीं है कि वो कभी भी किसी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिम्युलस की वजह से, मतलब बोलते हैं ना कि उसको कभी एक इमोशनल कुछ हो जाता है और वो एकदम बाहर निकल जाता है, तो हम ऐसी चीजें करने लगते हैं, क्योंकि वो हम सोच समझ के नहीं करते, तुरंत ही होता है एक्शन। जब कोई चीजें हमारे साथ होती है, तो तुरंत ही हम वो बिहेवियर हमारे आ जाता है। कभी देखा होगा ना, बच्चे को कुछ बोलते हैं तो तुरंत वो लड़ने पे आ जाता है कि तुमने मुझे ऐसा बोला ही क्यों, क्योंकि वो उनके अंदर वो एंगर भरा पड़ा था, तो वो एंगर तुरंत बाहर आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होते हैं, जो हम बच्चों के बिहेवियर में देखने को मिलते हैं। तो अब जैसे मोटा बोला कि ये चाइल्डहुड में भी ही एंकरिंग हो जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसको ध्यान रखना है? पेरेंट्स को, ठीक है ना। अब वो कैसे होता है, ये भी हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हम क्या सोचते हैं कि बच्चे तो छोटे होते हैं ना, तो हम बोलते हैं उनको कुछ समझ नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। हम जो भी कुछ मतलब करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम जो भी बातें करते हैं तो वो सुनते हैं, है ना। जैसे किसी ने बोल दिया कि चाइल्डहुड में दो जन बात कर रहे हैं कि भाई मेडिकल की जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होती है ना, हार्ड होती है, बहुत जल्दी से हम उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो फिर अब बच्चे ने सुन लिया, तो आगे जाके अगर उसको साइंस लेना है या मेडिकल में जाना है, तो वो डरेगा, फियर फैक्टर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर कभी कभी हम वैसे ही बच्चों को बोलते थे, यार ये तो तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकेगा, तो फिर उसके अंदर वो सेल्फ एस्टीम उसका लो हो जाता है। उसको ये लगता है मैं तो कोई हार्ड टास्क या तो कोई चीजें नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, वो भी उसके अंदर भावना हो जाती है। ऐसे थॉट मतलब उसका हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के चीजें उनके दिमाग में भर जाती है। तो बचपन से लेके जब तक वो एडल्ट होते हैं, वहां तक बहुत सारी चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, घर में देखते हैं, माता पिता के उससे सुनते हैं, या उनका भी देखते हैं। अगर मान लो किसी घर में अच्छा हेल्दी एटमोस्फियर नहीं है, ज्यादातर क्वारल होता रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती है, तो बच्चा को भी यही लगता है कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं है। या तो कभी रिलेशनशिप देखी होती है घर में कि माता पिता की अच्छी नहीं है, मैरिड रिलेशनशिप, तो वो आगे जाके ये सोचेगा कि नहीं, मैरिज में तो कुछ मजा नहीं है, तो मुझे शादी नहीं करनी है। तो ऐसा सब एंकरिंग हो जाता है। तो उसी को लेके साइकोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो मैंने ये बोला कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन वो बताए गए हैं। तो उसमें मैं थोड़े से बताना चाहूंगी, ताकि हमारे जो पेरेंट्स भी है, वो अपने बच्चों में क्या उनके बच्चों में ये बिहेवियर है वो देख पाए, तो वो समझ पाए, ठीक है। जैसे एक होता है ऑल और नथिंग, मतलब कभी कभी जो मतलब बच्चे होते हैं ना, या सभी लोग, जैसे हम ह्यूमन बींग्स का ये सभी के लिए ये मैं बोल रही हूँ कि हमारा होता है कि आई एम नॉट परफेक्ट, दैट मीन्स आई एम फेलियर। मतलब अगर मेरे 95% नहीं आते हैं तो मैं फेलियर हूँ। जरूरी नहीं है 90% में भी आप बहुत इंटेलेक्चुअली कहलाओगे, बट उसके उसमें ये है कि 95 मतलब परफेक्शन है ना। तो जब भी हम किसी काम में परफेक्ट नहीं कर पाते, तो हम सोचते हैं कि मैं तो फेलियर हूँ। तो ये एक्चुअली ये सही नहीं है। हम बहुत सारी चीजें अच्छे कर पाते हैं, बट
वो जो माइंडसेट होता है उसमें उस व्यक्ति को यही लगता है, उसको ये भी कह सकते हैं आइदर माई वे आइदर नो वे। जी इस तरह से तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक काम में हम परफेक्शन लाए ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे ही दूसरा एक डिसऑर्डर है जिसको मेंटल फिल्टर जिसको बोलते हैं, कि बहुत जी सारी अच्छी चीजों में भी वो सिर्फ बुराई ढूंढता है, कि उसके सामने बहुत अच्छी अच्छी चीज रखी होगी पर उसको वो एक नेगेटिव चीज ही दिखती है ना। कई बार बच्चे होते हैं, माँ बाप बहुत उनके लिए करते हैं पर उनको तो जो नहीं किया है वो पहले दिखता है। फिर ऐसे भी कोई बच्चे होते हैं जो उनको डिस्काउंटिंग जिसको बोलते हैं, उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, आज आप मेरे लिए कुछ अच्छा करो, तो फिर भी मैं उसको काउंटिंग में नहीं लेती हूँ और सोचती हूँ कि भाई वो तो करेंगे ना, मैंने भी उनके लिए बहुत किया है, या तो मेरा नसीब अच्छा है कि लोग जी मेरे लिए अच्छा करते हैं, कि मैं तो पैदा ही ऐसा नसीब लेके हूँ कि लोग मुझे वाह वाह करते। तो ऐसा नहीं है, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए या तो ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, पर ऐसे भी बच्चों का वो माइंड सेट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो बच्चे गलत है, पर उन्होंने जो चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग उनके साथ हुआ है, जो देखा है उसका और अकॉर्डिंग ये लोग प्ले कर रहे हैं ना, जी ऐसा होता है। तो किसी किसी में ऐसा भी होता है कि वो चीजों को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं ना, जी छोटा सा चीजें होते हैं पर उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा। या तो ऐसा भी काम होता है कि बहुत छोटा काम होता है, फिर उसको लगता है कि नहीं, अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो ऐसे भी होते हैं। फिर कभी कभी वो जंपिंग इनटू द कंक्लूजन में आ जाते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि बिना सोचे समझे वो मान लेते हैं कि नहीं उसने मेरे फोन का आंसर नहीं दिया, दैट मीन्स कि उसको मेरे लिए कुछ केयर नहीं है। ऐसा नहीं होता है, कभी जी कभी बंदा बिजी होता है तो नहीं जी दे पाता है, बट वो लोग अपने आप में कंक्लूजन बना लेते हैं। तो ये भी एक होता है। फिर पर्सनलाइजेशन के हर एक चीज को वो पर्सनलाइज कर लेते हैं। वो होता है ना कि कोई चीज होती है तो मेरे ही कारण हुआ है, हम बोलते हैं ना कि नहीं नहीं जी यार उसका आज ये नुकसान हो गया मेरे ही कारण, तो सेल्फ ब्लेम भी कर लेते हैं कि मेरा नसीब ऐसा है, या तो मैं पैदा ही ऐसी अनलकी हुई हूँ। या तो कोई रिलेशनशिप में होते हैं तो एक दो रिलेशनशिप अगर ब्रेकअप होते हैं तो वो ये समझती है कि मेरे कारण मतलब मेरे में कुछ खामी है। तो ये भी बच्चों को बहुत जी लो सेल्फ एस्टीम फिर अपना डेवलप हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जब कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जिम्मेदार होता है ना, सामने वाले की भी थोड़ी गलतियां होती है, बट ऐसी जो जिसकी माइंडसेट होती है फिर वो सेल्फ विक्टिमाइज्ड हो जाते हैं, अपना एस्टीम लो लो हो कर जाता लेते है हैं उनका। जी फिर कोई लोग माइंड रीडिंग कर लेते हैं, मतलब ऐसे कि भाई मैं यहाँ बैठी हूँ और कोई कुछ देख रहा है तो मैं सोचूं ये मेरे बारे में ये ऐसा सोच रहा होगा, अब वो तो सोच भी नहीं रहा है, बट हमने ऐसा पता सोच लिया कि ऐसा है। फिर फॉर्च्यून टेलिंग, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि कहीं मैं बीमार हूँ और अगर मुझे कोई बोल रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाओ दवाई लेने जाते हैं, अरे नहीं कुछ ठीक होने ही नहीं वाला है, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि ठीक नहीं होगा। या तो हम कहीं जा रहे होते कि चलो हम ये जगह जाते हैं वहां तो बहुत नहीं, नहीं वहां तो कुछ होगा ही नहीं, तो पहले से ही हम भविष्य में, पर वो भी नेगेटिविटी में हम चीजों को ले ले लेते हैं ना, लेते हैं तो फॉर्च्यून टेलिंग जिसको बोलते हैं। फिर एक इमोशनल भी एक ड्रामा होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम खुद होपलेस फील कर रहे हैं तो हमें लगता है कि सामने वाली चीज में कोई होप है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजों चीजों में हम चीज कर जी सकते हैं, बट हमें खुद को होपलेसनेस फील जी होती है तो हम वही एंगल से देखते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं ना। कभी कभी जैसे होता है कि अ, कोई मिस्टेक हो जाती है तो मेरे से ही ये मिस्टेक हो गई है तो मैं इनकम्प्लीट हूँ, मेरे में ही कुछ कमियां है, या तो फिर हम दूसरों पे ब्लेम भी करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। कि भाई मैं से एग्जांपल से अगर बोलूँ तो कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं ना कि वो एग्जाम की देने जाते हैं, अब एग्जाम का पेपर अच्छा नहीं मतलब उनका गया होता है, लगता है कि मैं पास नहीं होऊंगा, तो आके वो ये नहीं सोचते कि मैंने कम तैयारी की थी इसलिए, वो ये भी बताते हैं पेपर ही बहुत हार्ड था, टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं था, तो वो दूसरों पे ब्लेम डालेंगे। या तो कभी खुद पे, जैसे मैं बोला खुद पे भी ब्लेम कर लेते हैं। तो ये जो उनकी एक थिंकिंग पैटर्न होती है जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसका जो मेन कॉज है, जैसे मैंने बताया ना कि वो धीरे धीरे ये सब स्ट्रेस जो होता है ना, वो स्ट्रेस ही है। अगर वो बढ़ती जाती है तो स्ट्रेस से लेकर एंग्जाइटी, एंग्जाइटी के आगे डिप्रेशन, और फिर धीरे धीरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में कन्वर्ट होती है। तो ये पूरा एक चेन चलती है हाँ, जिसे तो ब्रेक ये करना बहुत जरूरी है हाँ, तो ये चाइल्डहुड इम्प्रेशन ही होती है। तो सबसे ज्यादा वहां पे पेरेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है कि जब बच्चा छोटा होता है। अभी माता पिता को मतलब किस एज में बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए
और साथ ही हमने बहुत बार सुना है अक्सर कि भाई माता पिता बोलते हैं कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है, रिबेलियस जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? देखिए, जैसे एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थियरी है, मतलब बच्चे का जो बौद्धिक विकास जो होता है ना, तो उसको जैन पियाजे करके जो रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको 4 पार्ट में ये किया है, मतलब डेवलपमेंट के मेथड्स बताए हैं कि किस तरह से वो प्रोसेस होती है। तो उन्होंने जो ये बताया, उसमें सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मतलब हमारी जो 5 सेंसेस से जो हम देखते हैं, जो फील करते हैं, या हमारा मोटर मतलब हलन चलन, कोई चीजों को हम सुनते हैं, ये सभी जो हमारी 5 सेंसेस और जो होती है उससे जो हम परसेप्शन करते हैं उसको हम ये स्टेज कहते हैं। वो होता है बर्थ टू 2 ईयर्स, मतलब बच्चा जब जी। जन्म लेता है वहां से 2 साल की उम्र तक वो सब चीजों को देखने का प्रयत्न करता है कि और जैसे मैं एग्जांपल से अगर समझाऊं कि इसको जरा ये जो भी साइकोलॉजिकल टर्म्स है उसको मैं थोड़े सिंपलीफाई वे में, लेमन की भाषा में अगर जी। समझाऊं कि बच्चा माता की गोद में होता है और जैसे ही वो दूसरा उसको उठाता है तो वो रोने लगता है, जी। क्योंकि उसको सेंसेस के थ्रू पता चलती है, टच वाली, कि भाई ये मेरी माता की गोद है, ये दूसरा आ गया जी। है ना। तो वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है अपने सेंसेस के थ्रू। कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको वो होल्ड करने की, ग्रास्प करने की ये करता है मोटर मूवमेंट के थ्रू। ऐसे ही कुछ आवाजें उसके कान में पड़ती है तो पता चलती है ये फेमिलियर वॉइस है, फेमिलियर ऑब्जेक्ट है। ये सब कुछ वो 2 साल की एज तक करता रहता है। पर उसके बाद का जो स्टेज होता है जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, तो वो जो स्टेज है वो है 2 से 7 साल का। तो उसमें उसका मेमोरी और इमेजिनेशन पावर और जो भी वोकेबलरी जो बोलते हैं कम्युनिकेशन करना, और साथ में जो भी इमेजेस वो देखते हैं, है ना, पिक्चर्स वो देखते हैं, वो सारी इंप्रेशन वो अपने आप में मेमोराइज करता है। तो वो जो पीरियड होता है, और दूसरा जो पीरियड है 7 से 11 साल का, 7 years to 11 years, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो अगर मैं इसमें मोटा मोटा बताऊं तो ऐसा समझ लो कि 2 साल से 11 साल। अब आजकल की जनरेशन तो जेनजी जनरेशन होता है, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा जल्दी बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप उधर उधर कर लो। बट अगर मैं ऐसे बोलूं तो 2 साल से लेके 11 साल की उम्र में बहुत ध्यान रखना होता है। जो मैंने आपको उनकी कोर बिलीफ बोला है ना पहले, कि कब वो मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम उनकी तैयार होती है, तो वो उसमें ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब उनका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 2 से 7 साल का, जब वो मेमोराइज करते हैं तो वो सबसे बेस्ट पीरियड होता है बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर वो मेमोरी हो जाती है ना, चीजें अंदर संग्रहित हो जाती है, मतलब। तो उसी वक्त आप जितना भी, जैसा भी आप खुद का बिहेवियर रखोगे या बच्चों को जो सिखाओगे या उनके सामने जैसे चीजों करोगे, तो वो आपको इमिटेट करेगा, वो देखेगा और वो सब ग्रहण करेगा। और वो उसका स्टेज ही ग्रहण करने का है, मेमोरी करने का है। जैसे टेप रिकॉर्डर में हम सॉन्ग रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, तो सॉन्ग थोड़ी सोचता है, वो तो आप रिकॉर्ड कर लेते हो, जो जैसा आप रिकॉर्ड करोगे वैसा आपको सुनाई देगा। तो तब बच्चों में जो जो आपको संस्कार डालने हैं, जो जो भी मान्यता अच्छी वाली आपको चीजें डालनी है, वो उसमें डाल सकते हो। जब वो 7 से 11 साल का जो मैंने दूसरा स्टेज बताया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें उनका तर्क शक्ति का डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब रीजनिंग पावर, जिसको बौद्धिक क्षमता, उसका विकास होने लगता है। तो अब आपने जो चीजें डाली है ना, वो चीज तो अंदर आ गई है उनकी, जो 2 से 7 साल में। उसके बाद उनकी तर्क शक्ति, खुद की बुद्धि का विकास होता है, तो वो चीजें प्रश्न पूछते हैं आपको, है ना। तो उनके जो क्वेश्चन का आप सही अगर आंसर दे पाते हो तो बहुत अच्छी बात होती है। उनका एक पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न डेवलप होता है, क्योंकि सभी में क्यूरियोसिटी होती है। ऐसे कोई नहीं होता है कि आप कुछ उनको बताओगे तो वो हमेशा पूछेंगे ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों दिख रहा है। तो कई पेरेंट्स होते हैं ना, वो उनको लगता है कि नहीं, बच्चों से कैसे हम ये बातें बताए, तो वो छुपाएंगे, तो वो बाहर से उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जरूरी नहीं है ना आप उनको सही बताओगे, जब बाहर से तो उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे का जो 11 साल तक की एज होती है उसमें बच्चे को जो भी क्यूरियोसिटी होती है या जो भी वो अपने क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने की कोशिश करता है, तो माँ बाप को उनके साथ बैठना चाहिए या तो उनके बिहेवियर को भी देखना चाहिए कि क्या उनको जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या कम्युनिकेशन करना है, उनके साथ कितना कनेक्शन करना है, वो सब कुछ करना चाहिए ताकि उनकी जो भी थिंकिंग सिस्टम जो मैंने पहले बताया बिलीफ सिस्टम बने वो पॉजिटिव बने और सही बने, है ना, राइट बिलीफ सिस्टम का डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट होना चाहिए। अब आपने जो क्वेश्चन किया कि जो बच्चे नहीं मानते हैं, कभी बहुत ही रिबेलियस हो जाते हैं, तो वो जो एज है वो कौन सी है, लास्ट जो 4th स्टेज है जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं कि 12 साल के बाद की जो उम्र होती है उसमें बच्चे आपका नहीं मानेंगे, क्योंकि तब तक तो उनका खुद का कॉग्निटिव मतलब खुद की बौद्धिक क्षमता का विकास हो गया, तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं ना, रीजनिंग एबिलिटी का टोटल डेवलपमेंट होने लगता है। तो अब वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग करेंगे, आप जो बोलोगे वो नहीं करेंगे। और मैं उसमें गलती भी नहीं मानती हूँ क्योंकि माँ बाप को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। हर बार अपनी चीजें थोपने से क्या होता है, वो ज्यादा रिबेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सब आए हैं तो अपना एक खुद का एक्सपीरियंसेस लेना है ना, हम खुद भी देखेंगे ना, कुछ करेंगे तो उसकी मिस्टेक्स भी होगी, मिस्टेक से हम सीखेंगे, तो हम कुछ एक्शन लेंगे तो मिस्टेक्स होनी है और उसी से हम सीखेंगे। अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे और कोई एक्शन ही नहीं लेंगे तो थोड़ी ना हम कुछ सीख पाएंगे। तो उस वक्त माँ बाप को ध्यान जरूर रखना है, उन पे नजर जरूर रखनी है कि वो सही जा रहे हैं, सही दिशा में वो कुछ करते हैं कि नहीं करते। बट उन पे अगर आप सोचोगे कि मैं जो बोलूं वो वैसा करे या मेरे ही थिंकिंग पैटर्न से वो चले, तो वो नहीं होगा। तो ये अगर उनको समझ आ जाती तो हम टोकेंगे ही नहीं, है ना। तो मैं सबको बोलती हूँ कि वो जो उम्र का एक दौर होता है वो उनका अपना है, अपना चीजें उनको करने दीजिए, अपनी तरह से करने दीजिए, एक स्पेस दीजिए, एक फ्रीडम दीजिए ताकि वो भी कुछ लर्निंग कर सके अपनी एबिलिटी से। और उसमें अगर मिस्टेक होती है तो सपोर्ट के लिए खड़े रहिए। लास्ट में मैंने यही तो, लास्ट हमारा टॉक था उसमें मैंने आपको यही तो बोला था ना कि क्यों बच्चों को इनसिक्योरिटी और फियर होता है, क्योंकि करने का तो उनको बहुत मन होता है कि नहीं मैं अब तो मैं सक्षम हो गया हूँ, खुद से करूँ, मेरी बुद्धि चल रही है। बट हमेशा उनको ये डर रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, और फिर माँ बाप करते भी ऐसा है, ताने मारते हैं ना, कहीं कहीं आपने देखा होगा, कुछ करने कोई जाता है नहीं होता है तो हम उसको ये नहीं बोलते कि कोई बात नहीं है फिर से तुम कर लो, सपोर्ट नहीं देते, पर हम ताने मारते, देख मैंने तो बोला ही था तुझे पहले कि देख तूने मिस्टेक कर ली ना। तो मिस्टेक से तो लोग सीखते हैं। तो ये 4 जो मैंने आपको डेवलपमेंट के स्टेजेस बताए ना, वो अगर सभी को आज मैं जब बता रही हूँ तो अगर पेरेंट्स सुनते हैं तो उनको इस तरीके से अगर आप अगर अपने बच्चे को ट्रीट करोगे या तो उनके डेवलपमेंट में अगर तैयार करोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चों का अपब्रिंगिंग कर सकते हो। जी। पिछले पॉडकास्ट में हमने आपने न्यूरोटिक और साइकोटिक टर्म का इस्तेमाल किया था, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से मैं जानना चाहूंगी। देखिए हमने लास्ट प्रीवियस टॉक जो करी थी उसमें भी हमने ये बात करी थी ना कि स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं, एक यूज स्ट्रेस होता है और एक डिस्ट्रेस होता है। तो यूज स्ट्रेस जो है वो तो मैंने बोला हेल्दी स्ट्रेस है, वो हमें मोटिवेट करता है और उससे हम हमारे टास्क को कंप्लीट करने में वो हेल्पफुल हो जाता है। बट जब डिस्ट्रेस जो होता है वो अनहेल्दी है, वो नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, क्योंकि और वो भी क्या होता है ना कि उसको हम हमारी कोपिंग एबिलिटी से वो बाहर चला जाता है जब, तो वो फिर स्ट्रेस से हमें एंजाइटी और एंजाइटी से हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सब जो भी है ना वो हमारे न्यूरोटिक में आते हैं, कि नाव के रिलेटेड होता है, जिसको हम उसमें क्या होता है ना कि हम हमारा जो रीजनिंग पावर है या तो हमारा सेल्फ आइडेंटिटी है वो हमारी लूज नहीं करते, वो है हमारी जो एक बिलीफ सिस्टम होती है, या तो हम इनसाइट जिसको हम बोलते हैं कि जो हम समझ सकते हैं बहुत कुछ, तो वो हमारा इंटैक्ट रहता है। तो जो न्यूरोटिक होता है उसमें हम मतलब गाइडेंस काउंसलिंग की मदद से या जो भी दूसरी बहुत सारी अलग अलग बिहेवियरल थेरापी होती है, मतलब किसी को अगर एंजाइटी अटैक आते हैं, एडीएचडी जो चाइल्ड हम बोलते हैं ना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो ऐसे ऑटिज्म भी जो है कि ऑटिज्म एकदम तो मैं उसको इसमें नहीं करूंगी, बट या ये न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड हम कह सकते हैं। तो ऑटिज्म भी जो है वो दोनों में देखने को मिलता है, जैसे मैं स्पेशल बच्चों के लिए काम करती हूँ आपको पता है, तो उनमें भी होता है, और हम जैसे नॉर्मल जो लोग होते हैं जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है, चाहे हायर आईक्यू है,
वो भी ऑटिस्टिक हो सकते हैं। तो ऑटिज्म क्या है, उसको हम स्वलिनता बोलते हैं, खुद में खोए हुए रहना, है ना, अलूफ रहना, आइसोलेशन हो जाना, आई कांटेक्ट नहीं करते, मतलब थोड़े ज्यादा ओवर शाय होते हैं, लोगों में मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अकेला अलूफ रहते हैं, तो वो है एक। तो ये है। उसके अलावा ओसीडी आपने सुना है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार अगर हाथ धोने का मन करता है या कोई भी चीज ऐसे करनी ही पड़ेगी, ऐसा ऑब्सेशन हो जाता है किसी चीजों के प्रति, तो ये एक है। उसके अलावा आप अगर फियर्स और फोबियाज को भी जानते हैं, तो वो उसकी वजह से आपको एंजाइटी अटैक आ सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि फियर क्या है और फोबिया क्या है। तो फियर वो चीज है कि अगर मान उसका एक्सपीरियंस आपने वो इवेंट का पहले कर लिया है कोई चीजों का, जैसे मैं अगर समझाना चाहूँ कि कोई बोटिंग के लिए जाते हैं ना, रिवर में हम बोट उसके लिए जाते हैं, तो कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि बोट पलट गई या हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि डूबने का, अभी भी ठीक है हम बच गए, बट हमने वो देखा कि यार कितना ये था सिचुएशन। तो फिर से जब अगर हम बोटिंग करने का सोचेंगे तो हमें वो फियर फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब हमारा ट्रिगर हो जाता है ना, वो सब चीजें याद आ जाती है, वो मेमोरी ट्रिगर हो जाता है, तो फिर हम मना कर देते हैं क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंसेस हुए, तो उसको फियर बोलते हैं। पहले से एक बार हम कर चुके हैं तो फिर से हम करने जाते हैं तो हमें डर लगता है। फोबिया वो पूरा डिफरेंट है। फोबिया क्या है, हमने वो एक्सपीरियंसेस लिए ही नहीं है, कहीं से सुना है या किसी का देखा है कि भाई उसकी बोट पलट गई और वो डूब गए, तो वो देखा है, या कोई पिक्चर में भी देखा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कोई फिल्मों में हम ऐसा देखते हैं, या किसी और का बातें भी सुनी होती है कि भाई फलानी जगह पे ऐसा हुआ था, या तो फ्लाइट में ऐसा होता है, ये सब सुन सुन के हमारे अंदर वो फियर डेवलप हो जाता है, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, वो फोबिया है। अब वो फोबिया में भी ये भी रहता है कि कभी कभी तो लोग बोलते हैं ना कहीं सुना है ना कहीं देखा है, ना कभी उस चीज का कुछ भी हमें एक्सटर्नल कुछ एक्सपीरियंस मिला है, फिर भी अंदर से वो एक प्रकार का डर है कि लिफ्ट में जाने से डरते हैं, पानी का डर लगता है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग फोबियाज लोगों में देखने को मिलते, किसी इंसेक्ट का फोबिया मिलता है, वो सब कुछ भी नहीं किया है ना, तो उसका फोबिया हो जाता है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कि क्योंकि ये साइंस है, और हम लोग जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो जैसे हम लोग तो स्पिरिचुअल हीलर भी है, तो हम वो बिलीव करते हैं कि हमारी बहुत सारी स्मृतियां जो होती है वो पिछले जन्म से भी आती है, बट हम इधर इसका डिटेलिंग नहीं करेंगे। बट कहने का मतलब वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो जो बैठी होती है स्मृतियां, जिसको बोलते हैं एक मेमोरीज, वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण हमें फोबिया होता है। हमने कभी वो चीज एक्सपीरियंस की नहीं है बट फिर भी डरते रहते हैं, हाँ, दैट इज फोबिया। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो डिप्रेशन है वो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो पहले तो बहुत नॉर्मल डिप्रेशन से शुरू होके सीवियर लेवल का डिप्रेशन हो जाता है, और फिर वो कन्वर्ट हो सकता है साइकोसिस। अब जो ये साइकोटिक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, उसमें आता है इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, स्क्रिजोफेनिया, और भी बहुत सारे हैं, बट जो हम 3-4 लोगों के को होता है ना कि जिज्ञासा होती है जानने की ये सब क्या है, तो ये सब साइकोटिक में आते हैं। तो ये क्या है ना, उसमें जो पर्सन होता है वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को भूल चुका होता है, और उसका जो मैंने बोला कि इनसाइट चला गया होता है, कुछ रीजनिंग पावर नहीं उसमें होता है, तो पूरा ही कोई डिफरेंट वर्ल्ड में हम बोलते हैं ना वो चला जाता है, जिसको हम बोले भ्रम की दुनिया में जीता है, अपने आप की सेल्फ आइडेंटिटी वो लॉस्ट कर चुका होता है। तो उसमें वो ऐसी चीजें देखने लगता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे हेलुसिनेशन जिसको बोलते हैं, उसके भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सेंसेस लेवल पे जो हेलुसिनेशन होते हैं कि कोई कोई लोग बोलते हैं ना कि मैं तो यहाँ से जा रहा था और मैंने उस बंदे को देखा, यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा था, जबकि दूसरे को वो नहीं दिखता है, तो वो आपका विजुअल हेलुसिनेशन है। तो किसी लोगों को आवाजें सुनाई देती है, हम आप भी बैठे हो, मैं भी बैठी हूँ, कोई और भी बैठा है, उसको आवाज सुनाई देती है, हमको नहीं सुनाई देती है, पर बोलता है नहीं मुझे तो सुनाई देती है। तो फिर वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, किसी को लगता है मुझे कोई छू रहा है, बाकी होता कोई नहीं है। तो ये सब हेलुसिनेशन है कि जो आपको महसूस हो रहे हैं, अपनी सेंसेस के द्वारा आप महसूस कर रहे हो, दूसरे लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो चीज होती नहीं है बट पर्सन को उसका एक्सपीरियंसेस वो ले रहा होता है, तो दैट इज हेलुसिनेशन। अब दूसरा जो है डिल्यूजन, तो डिल्यूजन किसको बोलते हैं, उसमें हमारे थॉट लेवल पे ये सब चीजें होती है कि ऐसे थॉट
उसके होते हैं, या उसकी एक थिंकिंग पैटर्न बन गई होती है, या तो वो उसकी एक बिलीफ बन गया होता है कि जो नॉर्मल अगर हम बोले तो हम उसको मान्यता नहीं देते हैं कि नहीं, पर वो अपने बिलीफ पे कायम है कि नहीं ऐसा ही होता है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, या तो हम रियलिटी नहीं है वो, मतलब, पर वो अपने बिलीफ पे कायम है, तो वो उसको थॉट लेवल पे वो डिल्यूजरी अपनी एक दुनिया में जीता है। और इल्यूजन क्या है कि इल्यूजन को हम ये कहेंगे कि मिसअंडरस्टैंड होते हैं ना कोई चीजों को लेके, जैसे सही परसेप्शन नहीं कर पाते हैं कि होता कुछ है और वो समझते कुछ है। बोलते हैं ना कि होता कुछ है, हमें दिखता कुछ है। जैसे हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, उसको बोला भी जाता है रज्जू सर्प भ्रांति, मतलब सांप को रस्सी समझ लेना या रस्सी को सांप समझ लेना, मतलब होता कुछ है, वो उनका परसेप्शन कुछ और उनको दिखा रहा होता है, उसको हम इल्यूजन बोलते हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो तो कंप्लीटली लॉस्ट ऑफ अवर सेल्फ होता है, उनकी खुद की आइडेंटिटी बिल्कुल ही वो डिसॉल्व हो गई है। वो बहुत ही बड़े लेवल का साइकोटिक डिसऑर्डर है। तो ये इतना काफी आई थिंक बेसिक जानकारी के लिए कि लोगों में होता है कि ये सब क्या होता है। तो अब यहाँ पे बात ये होती है कि जो भी हमारा जब तक हम न्यूरोटिक में होते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि उसमें हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें भी मेडिसिन लेनी पड़ती है, बट बहुत सारी डिफरेंट जो थेरापीज होती है और डायग्नोसिस टूल होते हैं जिसके जरिए हम जान भी सकते हैं, थेरापी भी कर सकते हैं। जैसे एक तो सबसे ज्यादा मतलब उसमें इफेक्टिव जो है वो है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, जिसको करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। दूसरा एक होता है एबीए थेरापी का जो होता है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का जो एक मॉडल होता है। एक होता है एबीसी मॉडल जिसको कहते हैं एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस, मतलब बिहेवियर से पहले क्या हुआ, अभी बिहेवियर कैसा है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं। तो उसको भी ऑब्जर्व करके बहुत कुछ हम जिसको भी ये सब प्रॉब्लम रहते हैं, जो मैंने बोला एडीएचडी, ओसीडी, या तो इमोशनल जो डिस्ट्रेस होते हैं, या फियर, फोबिया या एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सब से हम थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं। और जहाँ पे इमोशनल, जहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रेस होता है ना, उसके लिए एक प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है उसमें कैट करके जो आता है वो बच्चों के लिए होता है, और टीएटी टेट करके आता है जो बड़ों के लिए होता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट में ये होता है कि पिक्चर्स बने हुए होते हैं और हमको उसको डिकोड करना होता है, मतलब दिए जाते हैं आपको कि आपको इसमें क्या दिखता है जी। तो फिर उसके मतलब हम लोग जो देखते हैं वो पिक्चर को जिस तरह से डिकोड सामने वाला पर्सन करता है, उसे हम समझ सकते हैं कि उसका अंदर क्या क्या है। क्योंकि कभी होता है ना कि हम बहुत सारे इमोशनल हमारे अंदर ही टर्मोइल या स्टकअप इमोशंस होते हैं जिसको हम एक्सप्रेस वैसे नहीं कर पाते हैं, व्यक्त करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो उसको वो जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वो पिक्चर्स को, तो हम समझ जाते हैं कि उसको क्या है। उसके अलावा भी शायद ड्राइंग भी दिया जाता है बच्चों को। जैसे मैंने अभी आर्ट इवेंट रखी थी तो आपको बोला था ना कि वो बच्चों के इमोशनल जो चीजें होती है वो बाहर आती है, उसमें एक्सप्रेशंस है वो उनके। क्योंकि आप कौन से कलर्स का ज्यादा यूज करते हो, ब्लैक लेते हो, ग्रे लेते हो, या बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हो, तो अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा भी आप ये बता सकते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे टेस्ट के द्वारा भी हम उनको ठीक कर सकते हैं, या उनके ये डिसऑर्डर्स को समझ सकते हैं कि उनका लेवल कहाँ तक है, या उनमें क्या चल रहा है। बट जब साइकोटिक कंडीशन हो जाती है तो उसके लिए इसके लिए भी थेरापी तो ये करनी ही पड़ती है, पर ज्यादातर उनको साइकेट्रिक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। कभी कभी हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो उनको वो करंट थियरी, करंट मतलब थेरापी आप जानते हो कि कुछ ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं वो देना पड़ता है, ईसीटी जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीजें होती है, मैग्नेटिक भी देते हैं। तो ये सब चीजें देनी पड़ती है उनको ठीक करने के लिए। पर जहां तक मैं न्यूरोटिक का समझती हूँ वो काफी हद तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। एक बार साइकोसिस या साइकोटिक में कन्वर्ट होने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि पेरेंट्स जो है उनको अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। चाइल्डहुड से ही ये सब शुरू होता है। जैसे मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज बताई ना कि अचानक कोई इवेंट होती है तो इंस्टेंट लेवल पे एंजाइटी डिप्रेशन होता है, और बाद में जाके वो ज्यादा बढ़ जाए तो साइकोटिक हो जाता है। वो अलग बात है कि वो तो कोई ऐसी इवेंट होती है तब। बट हमारी जो चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग किस तरह की होती है, उस वक्त हमारे कैसे एक्सपीरियंसेस, क्या चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सब एंकरिंग क्या हो जाता है हमारे माइंड में,
वो ज्यादा महत्व रखता है, और वो फिर आगे जाके किसी भी एज पे अगर एक्सटर्नल या इंटरनल ट्रिगर्स मिलते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, तो वो बाहर आते हैं फिर। हम सब एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं, खास करके बच्चों को लेकर आप पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको लास्ट हमारे जो टॉक किया था, हमने प्रीवियस टॉक में बोला था कि सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। आपका बच्चा जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करो। यहाँ फिर बच्चे अकेले की बात नहीं है, हम भी एक फैमिली में रहते हैं, तो घर में किसी भी पर्सन को कुछ भी होता है, ऐसी सब चीजें, अगर वो गुजर रहा है मेंटल हेल्थ के इश्यू से, तो पहले तो वो जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है आपके प्रति, उसको ये होता है कि नहीं, ये ट्रस्ट वर्दी है, तो फिर वो आपको कुछ अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स या जो भी कुछ अंदर चल रहा है वो शेयर करता है। दूसरी बात होती है कि कम्युनिकेट और कनेक्शन वो बनाए रखना चाहिए, ताकि वो एकदम आइसोलेट नहीं हो जाए ना, उनके साथ कुछ ना कुछ बातें करते रहना चाहिए, ये सब होते रहना चाहिए। दूसरा, एक रूटीन उनका फॉर्म कर देना चाहिए, ताकि उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी मिलती रहे। फिर पेशेंस का होना बहुत जरूरी होता है, कि वो लोग क्या कहते हैं वो सुनो, उनको लिसन करो, उनको अंडरस्टैंड करो, नहीं कि आप ये बोल दो नहीं नहीं मुझे तो सब पता है, नहीं, आप उनको पहले लिसन करो कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो एक ये होना चाहिए। दूसरा जो है कि जो घर का एक एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसको हमें बहुत ही वार्म एंड लविंग रखना चाहिए, ताकि उनको वो एक कहते हैं ना कि बहुत पॉजिटिव फील वो कर सके। उनकी जो फीलिंग है, उनके जो इमोशन है, उनको हमें स्ट्रेंथन करना है लव एंड केयर के जरिए। और दूसरा दो वर्ड है, एक है सिंपैथी और एक है एम्पैथी। तो ज्यादातर हमें ना सिंपैथी में बह जाते हैं। सिंपैथी मतलब सह अनुभूति, और वो थोड़ा सा ऐसा वर्ड है ना कि हम उनके लिए सौरो पिटी ऐसा समझने लगते, बेचारा, तो ये समझने की जरूरत नहीं है। एम्पैथेटिक हमारा एटीट्यूड होना चाहिए उनके प्रति, जिसको हम समानुभूति बोलते हैं, कि उनको अगर उनकी वो कंडीशन भी है तो आपने उसको एक्सेप्ट किया है और आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, ना कि आप उस पर दया कर रहे हो, ठीक है ना। तो उनको ये नहीं लगना चाहिए मैं बेचारा हूं, तो ये बहुत जरूरी है। और आफ्टर ये सभी होने के बाद मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके फैमिली में या आपका बच्चा या कोई भी ऐसे पर्सन अगर मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, तो सबसे पहले आपको खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है ना। हम ठीक होंगे तो दूसरों को ठीक कर सकेंगे। तो हमें अपनी सेल्फ हीलिंग या सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने जो आज अपना ये बहुत ही एक अच्छा आपने टॉपिक मुझे दिया था, और लास्ट जो हमारा प्रीवियस टॉक में हमने बहुत छोटा सा बेसिक लेवल पे किया था, तो मुझे भी थोड़ा ऐसा था कि इतने में तो क्या ही समझ आएगा। तो आज हमने बहुत डिटेल में थोड़ा सा लोगों को समझाने की कोशिश की है। बट जैसे मैं बोला, ये मेंटल हेल्थ बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो कितना भी बोलो बहुत कुछ है कहने को। बट बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जब मैं मानती हूँ 3A की जो थियरी होती है, एक्सेप्ट, एडजस्ट एंड देन अडेप्ट, एंड डोंट कंप्लेन, डोंट कंपेयर, कॉम्प्लीमेंट, वो करना चाहिए, है ना। तो ये ज्यादा मुझे लगता है। और जो हमें एक लाइफ मिली है, तो उसको हम भी अच्छी तरह से स्पेंड करें, और हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें भी जिन लोगों को कुछ इश्यूज होते हैं, या तो उनके साथ भी हम बहुत अच्छी तरह से हमारा बिहेवियर भी इतना अच्छा हो कि वो लोग भी एनकरेज हो और वो लोग भी हैप्पी फील करें।